सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा जीके की जो है हमारी लास्ट 5 ईयर की सीरीज चल रही है। ठीक है लास्ट 5 ईयर की सीरीज चल रही है। इसमें जो है आज हम कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट नंबर 139 करने वाले हैं। ठीक है, 142 शिफ्टों तक हमारी ये जाएगी, मात्र 3 वीडियो और बच जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज के अंदर तो ये कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। जो बच्चे एचएसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज देखने का मतलब है लगभग 5000 क्वेश्चनों की जो है आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी अच्छे लेवल की जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत जल्दी जो है मैं इंडिया जीके यानी कि इसी वीक से जो है हमारी इंडिया जीके स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया जीके भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। एक क्वेश्चन रखेंगे, उसके नीचे ऑप्शन रखेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कैसे जो है उस क्वेश्चन को टैकल आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया जीके बहुत बड़ी है। देखिए इंडिया जीके, और आपका मान के चलें कि 50 दिन जो है आपके हैं। ठीक है, 50 दिन है आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, तो 50 दिन में जो है इंडिया जीके कवर नहीं हो सकती। इंडिया जीके को कवर करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड टॉपिक है इंडिया जीके। ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, इंडिया जीके के तो हर दिन हम जो है टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, और जितना मुझसे हो सकेगा इंडिया जीके में उतनी आपको जो है कवर करवाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस जुड़े रहिएगा, अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और जो है तसल्ली से अपनी तैयारी करते रहना। 2 महीने आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस अपना किताबों में घुस जाओ और 2 महीने के बाद आपको सारी फ्रीडम मिल जाएगी, जहां जाना है आप चले जाइएगा। ठीक है, इसी बीच एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले जो है मैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भाई जो है सीआरपीसी होता है ना, जो सीआरपीसी और आईपीसी जो था उस पर जो है मैं काम कर रहा था। बहुत बच्चे बोल रहे थे भाई इसको भी करवाओ। देखिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अभी इस टॉपिक के बारे में मत जाइएगा, ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अभी ये सब्जेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, और अभी हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी 3 प्लेलिस्ट चली हुई है। हरियाणा जीके तो अभी फिनिश हो जाएगा, इसकी जगह हम इंडिया जीके शुरू कर देंगे, और जो है साथ में नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है और कंप्यूटर सीरीज चल रही है। ठीक है, तो बीच में डिस्टर्ब करना किसी को ठीक बात नहीं होती, क्योंकि फिर क्वालिटी पे जो है फर्क पड़ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक गुड न्यूज़ ये है, थोड़े दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। इसके अंदर 3 है, आप ये तो सभी जानते होंगे ना। 1 जुलाई, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1 जुलाई 2024 से भारत ने जो है अपने कानून नियम जो है लगा दिए हैं, यानी कि 1 जुलाई 2024 से भारत के नए कानून जो है लागू हो गए हैं। आई होप आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं पता तो। पहले क्या कहा जाता था, पहले जो है आईपीसी कहा जाता था। आईपीसी को अब क्या कहा जाता है, एक सेकंड में थोड़ा सा बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, चलिए कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, पहले आईपीसी होता था। ठीक है, पहले आईपीसी होता था। अब इसको क्या कहा गया है, अब इसको कहा गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, न्याय संहिता बोला गया है। ठीक है, न्याय संहिता बोला गया, 2023 इसको बोला गया भाई। ठीक है, 2023 इसको बोला गया। दूसरी क्या होती थी, दूसरी सीआरपीसी होती थी मेरे भाई। ठीक है, दूसरी सीआरपीसी होती थी। इसको वर्तमान में अब क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, सुरक्षा संहिता इसको बोला गया। ठीक है, 2023 इसको बोला गया मेरे भाई। ठीक है, और तीसरी क्या थी, तीसरी कौन सी होती थी, आईएए होता था। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट होता था भाई। ठीक है, ये होता था। अब इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, पहले ये चीजें होती थी, आईपीसी होती थी, सीआरपीसी होती थी और इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। अब इनको जो है चेंज कर दिया गया है, तीनों को अब भारत ने अपने कानून और नियम जो है लगा दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 अब इसको बोला जाएगा आईपीसी को, सीआरपीसी को बोला जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोला जाएगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाएगा 2023। और ये पूरे भारत में कब लागू हुए हैं, तो ये डेट जरूर याद रखना। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को ये पूरे भारत में जो है लागू हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वर्तमान में इस पर मैं जो है काम कर रहा था। अब जो है हमारा जो पहला टॉपिक है ना, कौन से वाला था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024। इसकी पीडीएफ जो है मैंने कंप्लीट रेडी कर ली है। 40 पेजेस में जो है मैंने ये पीडीएफ कंप्लीट की है, और यकीन मानिएगा इससे शॉर्ट मैं नहीं कर सकता था। जितना मैंने इंक्लूड किया, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारा इंक्लूड कर लिया है। मेरे हिसाब से बिल्कुल विस्तृत जानकारी उसके अंदर दी गई है। कुछ बच्चों को जरूर लगेगा कि 40 पेज तो बहुत हो जाता
जाते हैं यार, इतना याद करना क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से 40 पेज देखिए कर सकते हैं आप, और अभी आपके पास टाइम भी है। डेली हम क्या करेंगे, डेली हम जो है 5 पेजेस करेंगे, ठीक है, 5 पेजेस करेंगे तो एक वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर ये हमारी जो है एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। और एक दिन करने से आपको ये याद नहीं होगा, मल्टीपल्स टाइम आपको ये रटना पड़ेगा, और एक ही हरियाणा पुलिस के लिए ये चीज आपके काम आएगी और किसी भी एग्जाम में आपके काम नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं इसको जो है खत्म कर दूंगा और शुरू कर दूंगा, यानी कि पहले 2 ये पीडीएफ भी रेडी कर लेता हूँ, एक दो हफ्ते और लगेंगे, तो 15 फरवरी आप मान के चलिएगा ये आपका शुरू कर दूंगा मैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए बहुत मेहनत से मैं यहाँ पर लगा पड़ा हूँ, किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको बेसिक से दूंगा, डिटेल से दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको बतानी बेहद जरूरी थी। अब हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो देनी आपको बेहद जरूरी थी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है हरियाणा का संबंध महाभारत के साथ है, ठीक है। चलिए, हरियाणा का संबंध महाभारत के साथ है, बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं भाई महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको पता भी है, महाभारत का युद्ध जो है 900 ईसा पूर्व जो है ये लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था, 18 दिन तक ये युद्ध लड़ा था। कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को गीता जो है उपदेश दिया था, आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें। इससे पहले जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई, महाभारत युद्ध से पहले जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था, दशराग युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो दशराग युद्ध जो है ये लड़ा गया था महाभारत से पहले की, ये मेरी बात पहले की ये जो है बात है मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। महाभारत के साथ है महाकाव्य के अनुसार हरियाणा पर्याप्त अनाज या डैश की भूमि थी। तो हरियाणा जो है किसकी भूमि थी, तो ये बहुधनिया नहीं हो जाएगा, बाहुबली नहीं हो जाएगा, बहुधानक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा जो है पर्याप्त अनाज या फिर बहुधानक्य की भूमि इसको कहा जाता था। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से देख लेना, बहुधानक्य जो है महाभारत काल के दौरान हरियाणा को बहुधानक्य के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्याप्त अनाज की भूमि, ठीक है। पुरातन काल में इस भाग को ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जो है जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की इस धरा पर भगवान ब्रह्मा के अवतरण, आर्यों का निवास स्थान और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर आधारित है, ठीक है। ये सारे नाम जो है आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। उसके बाद अन्य नाम भी आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुधानक्य व हरियानक इस क्षेत्र में खाद्यान्नों और वनस्पति की प्रचुरता के कारण इसके ये नाम थे। जिला रोहतक के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियानक के नाम से जो है जाना जाता है, और यह शिलालेख जो है बलबन काल से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखना किससे काल से संबंधित है, बलबन काल से जो है ये संबंधित है, ठीक है। अब एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भी जो है एक मिला है, एक पत्थर पर हरियाणा शब्द जो है अंकित मिला है मेरे भाई, ठीक है। और धरणीधर आप सभी जानते हैं, धरणीधर एक पुरातात्विक विद थे, इन्होंने अपनी रचना अखंड प्रकाश में लिखा है कि यह शब्द हरिबंका से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी रचना भी आपको याद रखनी है, प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है, एवरीथिंग आपको ये चीजें याद रखनी है। अब विद्वान थे गिरीश चंद्र अवस्थी, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऋग्वेद से जो है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे, एक एक चीज मैंने यहाँ पर खोल के आपके लिए लिख दी है, कहीं से भी 1 नंबर का क्वेश्चन उठाकर आपको दे देगा, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें याद है, यहाँ तक सारी चीज़ें सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड है, आइए देख लेते हैं इसको भी। डैश कुरुक्षेत्र, ठीक है, डैश कुरुक्षेत्र तिलपत और डैश में पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और मूर्तिकला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का जो है प्रमाण मिलता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको स्थान दिए गए हैं, कौन कौन से स्थान दिया गया है, एक तो कुरुक्षेत्र दिया गया है, एक तिलपत दिया गया है, और डैश में पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, मतलब इन स्थानों से जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं और आभूषण मिले हैं, ठीक है। इनसे हमें जो है महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का ऐसा प्रमाण मिलता है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अंबाला नहीं हो सकता, रेवाड़ी नहीं हो सकता, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बहुत सारे बच्चे इस सोनीपत के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इसका भी क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपसे वो 5 गांव नहीं पूछे गए हैं जो शांति के लिए जो पांडव थे उनकी तरफ से कृष्ण भगवान ने कौरवों से मांगे थे ना, वो 5 गांव मांगे थे मेरे भाई, ठीक है। वो 5 गांव मांगे थे, इसलिए कुछ बच्चे सोनीपत के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? इन स्थानों में पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, मतलब वो स्थान पूछे गए हैं जहां से ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पानीपत और पेहवा हो जाएगा, यानी कि पानीपत और पेहवा। पेहवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो यहां से जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और मूर्तिकला मिली है। इनसे हमें जो है ये साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि ये प्रूफ मिलता है कि महाभारत जो युद्ध है ना, उसका उद्गम स्थल, यानी कि जो महाभारत का युद्ध था ना, जो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो है लड़ा गया था मेरे भाई। समझ गए? आई होप ये सारी चीजें जो है आप समझ गए होंगे, आपका जो है डाउट वो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। 5 गांव कौन थे आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। पानीपत को जो है पांडुप्रस्थ भी कहा जाता था या फिर पानप्रस्थ भी कहा जाता था। सोनीपत को जो है सोनप्रस्थ कहा जाता था। तिलपत जो है तिलप्रस्थ कहा जाता था, वर्तमान वाला फरीदाबाद वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। बागपत ये यूपी के अंदर है, वाकप्रस्थ या फिर वरकप्रस्थ इसको बोला जाता था। और दिल्ली को जो है इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, ठीक है। ये 5 गाँवों के नाम भी जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इन 5 गाँव अगर ये दे देता, जो दुर्योधन था ये अगर 5 गाँव दे देता तो शायद ये युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध लिखा हुआ था इसीलिए जो है वो युद्ध हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं। सही बात है भाई, जब हूण, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तर भारत का डैश था। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये इंडिया है। मैप मुझे अच्छे से तरीके से बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है। इससे पहले क्या है? ये हरियाणा है, ठीक है। HRY से समझ लेना, ये हरियाणा है, ठीक है। और ये हरियाणा का उत्तर द्वार है, यहाँ से जो है आक्रमणकारी आते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आते हैं तो ये इंडिया मतलब दिल्ली पर जाने के लिए पहले इनको क्या करना पड़ेगा? हरियाणा से जो है गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हरियाणा को जो है उत्तर भारत का क्या कहा जाता था? द्वार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों द्वार कहा जाता था आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको याद है पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान, इनके पास क्या होता था? इनके पास हाँसी का किला होता था, ठीक है। हाँसी का किला होता था जिसको तलवारों का किला भी कहा जाता था। 1191-92 में आप सभी जानते हैं, 1191-92 में इन्होंने जो है 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है। इस समय जो है माफ कीजिएगा, मोहम्मद गोरी के साथ जो है इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। यहाँ पे जो है ये मोहम्मद गोरी हार जाता है, ठीक है। यहाँ पे हार जाता है और यहाँ पे जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान को जब ये मार देता है मोहम्मद गोरी, तो इसका क्या मतलब होता है? हरियाणा का जो द्वार है ना वो खुल जाता है। हरियाणा का द्वार खुलने का मतलब है यहाँ से जो इनकी एंट्री है वो दिल्ली में हो जाती है। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का मेरे भाई, समझ गए? तो जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, हरियाणा का जो रास्ता था वो बेहद इंपॉर्टेंट था उत्तर भारत के लिए, मतलब दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, ठीक है। ये चीजें जो है थोड़ी सी आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जो है मर जाते हैं तो ये किला ढह जाता है भाई। यहाँ से जो आक्रमणकारी सीधे जो है दिल्ली पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं भाई जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना करता है। वो सारी कहानी आपको सभी को पता है। अगर यहाँ पे जो जयचंद है वो धोखा ना देता, 1192 के युद्ध में अगर जयचंद गढ़वाल जो है वो पृथ्वीराज चौहान का धोखा ना देता तो शायद जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा और डिले हो जाता। वैसे तो दिल्ली सल्तनत होता, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो होंगी। अब दिल्ली सल्तनत जो 1206 में स्टार्ट हुई, हो सकता था वो थोड़ा डिले हो जाता क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो खड़े रहते भाई। चलिए ये स्टोरीज हैं थोड़ी सी, चलिए ठीक है, ये आप याद रखना भाई। यहाँ तक ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप पढ़ लेना भाई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई वोटर एटीएम पॉलिसी क्या है? तो वोटर एटीएम पॉलिसी क्या है? तो वोटर एटीएम पॉलिसी है भाई हरियाणा के शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जो है यही हरियाणा की वोटर एटीएम जो है पॉलिसी हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखना। उद्देश्य क्या है इस नीति का? मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पार्क और बाजार, आने जाने वाले लोगों को सस्ती दरों पर स्वच्छ और शीतल पेयजल जो है उपलब्ध
करवाना है मेरे भाई, ठीक है। ये अपने हरियाणा में ही जो है ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था हो सकती है। अगर आप दिल्ली गए होंगे ना, नॉर्मली आप सभी गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जो दिल्ली नहीं गया होगा, ठीक है। वहाँ पर जो पानी है ना, पानी ऐसे अपने यहाँ पर हरियाणा में क्या मिलता है आपको, नॉर्मली जो है पेड़ों के नीचे घड़े मिल जाएंगे, ठीक है। किसी ने वाटर कूलर लगा रखा हुआ, ये नॉर्मली अपने हरियाणा में मिल जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली में आपको ये चीज़ मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि भाई वहाँ पे पानी का भी जो है बाजार बना रखा है, ठीक है। पानी का भी बाजार बना रखा है। एक गिलास पानी का पता नहीं 2 रुपये हैं या फिर अब तो काफ़ी महंगा हो गया होगा, मैं काफ़ी पहले गया था, अब तो 5 रुपये हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। क्या पता इससे भी महंगा होगा। अब देख लो हरियाणा और दिल्ली में कितना फर्क है मेरे भाई। यहाँ पे अपने जो है सार्वजनिक स्थलों पर जो है ऐसी चीज़ें रखी जाती है भाई कि भाई पानी तो सबसे बड़ा धर्म होता है किसी को पानी पिलाने का। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में देख लो कितना जो है, कितना आगे निकल चुका है। ये आगे निकलने की बात नहीं है, ये एक मानसिकता का फर्क है भाई, ठीक है। लोगों में बिल्कुल भी एक जो दया भाव होता है ना, वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है वर्तमान के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखना। उद्देश्य इसका आपको पता चली गया भाई। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थलों पर जो है पानी की स्वच्छता उपलब्ध करवाना है। दूरी का मानक देख लेना एक बार, क्या पता स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन दे दे और पूछ ले भाई यहाँ पे आपको दे दे 200 मीटर होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा 400 मीटर जो है एटीएम के बीच जो है दूरी होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। प्रबंधन की बात करूं तो ये भी आप याद रखना, इसका जो रख रखाव है वो कौन करेगा? स्थानीय निकायों द्वारा जो है, जो अपनी ये होती है ना, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, ये इसका रख रखाव करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदार यानी कि ट्रिपल P मोड के माध्यम से जो है इसका रख रखाव करेगी। ये तीनों जो डेफिनेशन है इनको अच्छे से याद रखना। हो सकता है कि अब तक इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस बना के दे दे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? डीडी हरियाणा यानी कि दूरदर्शन हरियाणा की बात कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं दूरदर्शन हरियाणा की स्थापना जो है 2002 में की गई थी। सुषमा स्वराज के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक। सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में बस एक चीज आप याद रखना, इसको जो है स्थानांतर कर दिया गया भाई, स्थानांतरित, ठीक है। स्थानांतरित इसको कर दिया गया है। हिसार से कहाँ कर दिया गया है? अब इसको हिसार से अब इसको चंडीगढ़ कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको पता है, आई नो, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपसे जरूर पूछ सकता है। बताइए दूरदर्शन हिसार को जो है हिसार से अब स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया है? तो हिसार से इसको जो है अब चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा किस ईयर इसको ट्रांसफर किया गया है, तो 2023 में इसको ट्रांसफर किया गया है। ये जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीडी हरियाणा प्रसार भारती के नियमों के तहत एक वैतनिक चैनल है, ये तो नहीं होगा। डीडी हरियाणा अब एक विशिष्ट न्यूज चैनल है, ये भी नहीं होगा। डीडी हरियाणा अब डीटीएच के तहत मुफ्त चैनल के रूप में उपलब्ध होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी डिटेल से मैंने लिख दिया है भाई, इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये आपके पढ़ने के लिए यहाँ पे दिए है, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है भाई एक एक चीज़ जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से खंगाल के लेके आने की मेरे भाई, ठीक है। बस आपके लिए है ये सारी चीज़ें, इसीलिए इसको वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि आपके टाइम की कीमत आप ही समझ सकते हैं। और अगर अभी आप टाइम की कीमत नहीं समझेंगे ना, तो टाइम भी एक समय के बाद आपकी कीमत समझना छोड़ देगा और उस समय आपके पास कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए 2 महीने 50 दिन है ना आपके पास, इसकी कीमत लगाओ और इसकी कीमत इस तरीके से लगाओ अपनी ज़िंदगी के हिसाब से। आपको 50 दिन की जो वैल्यू है ना वो अपने आप समझ आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्यों है? तो आप सभी जानते हैं भाई चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि इसको यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर की सूची में जो है जोड़ा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और जुलाई 2016 में जो है इसको इस सूची में जोड़ा गया था। सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये सारी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जुलाई 2016 में इस्तांबुल में आयोजित 40वीं बैठक के दौरान, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ईयर पूछा जा सकता है, आपसे कहां पर आयोजित की गई थी ये बैठक, ये स्थान आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है यूनेस्को की कौन सी बैठक हुई थी, 10वीं 20वीं 30वीं या 40वीं, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एवरीथिंग मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, बस आप पढ़ने वाले बनो मेरे भाई, ठीक है। तो ये 40वीं बैठक हुई थी इस्तांबुल में 2016 में। इसी में यूनेस्को ने स्थान लिया था कि भाई चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जाए। इसे ली कार्बूजिए के द्वारा जो है आंदोलन उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली है। स्थापत्य कला की बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स में 3 प्रमुख इमारतें शामिल है, ये भी आप याद रखना। विधानसभा इसके अंदर जो है अवेलेबल है, सचिवालय है और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है ना वो भी यहीं पर जो है अवेलेबल है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चले तो यूनेस्को, ये भी लिख दिया मैंने, देखो इंडिया जीके का एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या पता पूछ ले इंडिया जीके में, बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में जो है इसका
हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये देखो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मुख्यालय का नाम क्या है, मैसन डे ल्यू ल्यू लू यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय का नाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। अगर आप टॉप एमसीक्यू लगाने चाहते हैं यूट्यूब पे तो डेफिनेटली लगा लो, आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी लाइव है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरे थोड़ी सी भी बात मानते हैं या फिर ट्रस्ट है तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है महाभारत के दिनों में हरियाणा के लोगों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा नहीं होएगा, रासलीला नहीं आएगा, धमाल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो धमाल नृत्य जो है ये महाभारत काल से जो है चला आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस कीजिएगा, बांस जो होता है ना, बैम्बू इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसके टुकड़ों से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जुड़ा होता है। इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसमें डैश तार होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है, ये जो इकतारा होता है ना, इकतारा ये 2 शब्दों से बना होता है, 2 शब्दों से ये बना होता है। 2 शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो इक होता है प्लस एक क्या होता है, एक तार होता है। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से जो है ये बना होता है। ठीक है, इक प्लस तारा से जो है ये शब्द बना होता है। इसमें केवल एक ही तार होता है, ये आप याद रखना, इसके अंदर केवल एक ही तार होता है भाई, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बनावट भी आप देख लेना, बनावट कई बार पूछी गई है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, बांस के एक टुकड़े से बना होता है, जिसमें एक खोखले सूखे कद्दू तुम्बा के बीच से गुजारा जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा खाल चरम से जो है मड़ा होता है। ठीक है, आगे भी लिखा है क्या, ये रहा वादन शैली। वादन शैली ये याद रखना, आपको पता भी होगा हरियाणा के जोगियों, साधु और लोक गायकों का जो है सबसे प्रिय वाद्य यंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में डैश की स्थापना की गई थी। तो 1985 में जो है किसकी स्थापना की गई थी, 1985 में जो है 22 दिसंबर को की गई थी। ठीक है, 22 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा, पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मुख्य पत्रिका की बात करूं तो मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं पत्रिका, जमुना तट हो जाएगी। ठीक है, जमुना तट हो जाएगी। और क्या याद रखेंगे, पुरस्कार इसके द्वारा कौन सा दिया जाता है भाई, इस अकेडमी के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है एक, तो हाली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाली पुरस्कार दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ था, पानीपत में जो है जिनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये आप सारी याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डैश एक त्योहार है जिसे कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता की याद में जो है मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र जयंती समारोह हो जाएगा, कृष्ण उपदेश समारोह हो जाएगा, भगवत गीता जयंती समारोह हो जाएगा, या फिर भगवत जयंती हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत गीता जो है जयंती समारोह हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते हैं भाई, भगवत गीता का लेटेस्ट एडिशन जरूर आप याद रखना, 2025 में जो है कौन सा एडिशन क्रिएट किया गया है, तो ये 10वां एडिशन जो है मनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, अभी रिसेंटली ही बनाया गया, दिसंबर के आसपास जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। पहली बार आप सभी जानते हैं भाई 1989 में जो है इसको पहली बार बनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा गीता जयंती का समारोह आयोजन किया गया था। अच्छा, पहली बार 1989 ना, ठीक है कोई बात नहीं। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में 1989 में पहली बार गीता जयंती समारोह का जो है आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसको कब मिला, तो 2002 में मिला। 2002 में इस उत्सव को बढ़ते महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर आप सभी जानते हैं 2016 में जो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मनाने का जो है निर्णय लिया गया था, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो है 2016 के बीच कुरुक्षेत्र में जो है आयोजित किया गया था। 2025 में 10वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है मनाया गया था, और इसमें जो है पार्टनर कंट्री कौन सा था, इंग्लैंड था, और पार्टनर स्टेट की बात करूँ तो मध्य प्रदेश था मेरे भाई। ठीक है, तो ये हाल वाला याद रखना, 2025 वाला मेरे भाई। ठीक है, 10वां संस्करण था, ये जरूर आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी मूर्तियों और कला के निर्माण के लिए मशहूर है, जो विशुद्ध रूप से अपशिष्ट सामग्रियों से निर्मित इसे सुंदर स्थल के
निर्माता है। तो भाई ये जो निर्माता पूछ रहा है इसमें चंडीगढ़ जो रॉक गार्डन है किसने बनाया है? आप सभी जानते हैं नेकचंद सैनी के द्वारा जो है इसको बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, इसकी कब इसको शुरू किया गया था ये आपको पता है? 1957 में जो है गुप्त रूप से इसको शुरू किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और ये एक रोड इंस्पेक्टर होते थे। ठीक है, रोड इंस्पेक्टर ये होते थे। 1957 में इसको जो है सीक्रेट तरीके से जो है इसको शुरू किया गया था, और जो है आधिकारिक मान्यता इसको कब मिली? तो 1976 में इसको जो है आधिकारिक मान्यता मिली। ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, ये आप याद रखना। 40 एकड़ में जो है ये बनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो अवधारणा की बात करूँ तो घरेलू और औद्योगिक कचरे, टूटी हुई चूड़ियों, बोतलों और टाइलों का उपयोग करके जो है इसको बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, नेकचंद सैनी के द्वारा जो है ये बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थापना की बात करूँ तो 1957 में सुखना लेक के पास एक वन क्षेत्र में शुरुआत की थी। आधिकारिक मान्यता इसको 1976 में मिली। क्षेत्रफल 40 एकड़ में है। और सम्मान की बात करूँ तो भारत सरकार के द्वारा 1984 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप होगी क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्समैन विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है जिसमें डैश पहाड़ी को पार किया जाता है। तो कौन सी पहाड़ी को पार किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है सोहना की पहाड़ियों को जो है पार किया जाता है। सोहना की पहाड़ी कहाँ पर है? मोरनी तो उत्तर में है, पंचकुला भी उत्तर में है, सोनीपत भी नहीं होगा। सोहना पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये अरावली की पहाड़ियों के अंदर है भाई। ठीक है, याद रखना, अरावली, अरावली पहाड़ी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये देखो। आयोजन स्थल की बात करूँ तो फरवरी महीने में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध स्टेट्समैन विंटेज कार रैली दिल्ली से शुरू होकर सोहना गुरुग्राम तक जाती है। ठीक है, ये लोकेशन भी याद रखना, दिल्ली से शुरू होती है और सोहना गुरुग्राम तक जाती है। ठीक है, भौगोलिक संदर्भ की बात करूँ तो इस रैली के दौरान विंटेज कारें अरावली की पहाड़ियों को पार करती हैं। क्यों इन पहाड़ियों को पार करती है भाई? इसका रीजन पता है क्या है? ये जो कार है ना, कौन सी कार है, यहाँ पे लिख रखा क्या क्या? जो ये कार तो थी, कौन सी कार थी यार यहाँ पे? मतलब इनका जो है इंजन चेक किया जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो इनका इंजन जो है ये चेक किया जाता है। पहाड़ी पर जितनी ऊंचाई पर चढ़ती है ना, ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब है ये इंजन को टेस्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये विंटेज कार अरावली की पहाड़ियों को पार करती है। सोहना अपनी प्राकृतिक पहाड़ियों और गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूँ तो सोहना पहाड़ी की चढ़ाई इन पुरानी कारों के इंजन की मजबूती को परखने का एक पारंपरिक हिस्सा है। 1964 में शुरू हुई यह रैली भारत की सबसे पुरानी विंटेज कार रैलियों में से एक है। सोहना में विंटेज कार रैली का भव्य स्वागत किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ प्रमुख रूप से डैश उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? धान नहीं होता, गेहूं नहीं होता, होते हैं मतलब नाम मात्र होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसके अंदर बाजरा होता है मेरे भाई। ठीक है, भिवानी को किस नाम, भिवानी को जो है किस अनाज के लिए जाना जाता है? बाजरा के अनाज के लिए जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, और रेतीली मिट्टी है भिवानी की, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा को टिब्बा या सैंड हिल्स और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से डैश है। तो ताल में खेती करना भाई विशेष रूप से आसान है, आसान तो नहीं होता। बैलों का इस्तेमाल करके किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। जरूरत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कठिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों कठिन है आइए देख लेते हैं। विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, सिरसा हो गया, भिवानी हो गया, इसके कुछ हिस्सों में जो है भूमि को टिब्बों और ताल के रूप में जो है विभाजित किया गया है। ताल क्या होता है? यह शब्द उस निचली और सख्त भूमि के लिए उपयोग किया जाता है जो रेतीली टीलों के बीच स्थित होती है। ताल क्षेत्र में मिट्टी का स्वरूप काफी सख्त और कठोर होता है मेरे भाई। ठीक है, और खेती की चुनौती आप सभी जानते हैं, ताल क्षेत्रों में खेती करना जो है कठिन हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? हरियाणा के डैश और डैश में अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन होता है। पंचकुला तो नहीं होगा, हिसार भी नहीं होगा, अंबाला भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करनाल और कुरुक्षेत्र जो बेल्ट है, यहाँ पर जो है बासमती चावल का उत्पादन होता है और इनको बाउल ऑफ जो है इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो, राइस बाउल ऑफ इंडिया। करनाल को अपनी उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के कारण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का बासमती चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब डैश क्षेत्र हैं। तो कौन से क्षेत्र हैं भैया? पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं हो जाएंगे, सूखे उपजाऊ मैदानी भी नहीं हो जाएंगे, तो रेतीले हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा। अभी ऊपर देख के आए थे ना, भिवानी जिले में क्या होता है? बाजरा होता है। बाजरा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो है रेतीला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है?
रेतीला क्षेत्र है मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए जो है रेतीला हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा रेतीले मैदान, ये जिले राजस्थान के थार मरुस्थल की सीमा से सटे हुए हैं। यहाँ की भौगोलिक संरचना में रेतीले, टीले या टिब्बा प्रमुखता से पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो हरियाणा कृषि विभाग इन जिलों को अर्ध शुष्क जोन में रखता है। यहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है और मिट्टी की जल धारणा क्षमता बहुत कम होती है, जिससे यह क्षेत्र रेतीला कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा की मौजूदा आएगा भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मौजूदा 15वीं विधानसभा, ठीक है, 15वीं विधानसभा, ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने नया कर दिया, ठीक है। 15वीं विधानसभा अभी चल रही है, ठीक है, 2024 वाली जो है 15वीं विधानसभा चल रही है, इसमें 90 सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप बताने की जरूरत नहीं है। सीएम जो है हमारे नायब सिंह सैनी हो जाएंगे, और जो अध्यक्ष है विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये आप सारे याद रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल पता है ना, आसिम कुमार घोष, नहीं पता तो याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर डैश निर्वाचन क्षेत्र से विजय हुए थे। तो कौन से हुए थे, करनाल से जीते थे मेरे भाई, ठीक है। करनाल क्षेत्र से जो है चुनाव जीते थे। वर्तमान में आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, जो नायब सिंह सैनी है ना, ये अच्छा चलिए कोई नहीं, आप मुझे ये बताना कि ये जो कुरुक्षेत्र, अरे यार, जो नायब सिंह सैनी है ये किस विधानसभा क्षेत्र से जो है जीत कर आए हैं, ठीक है। चलिए बता ही दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती डैश में होती है। तो चावल की खेती कहाँ पर होती है, अभी देख के आए हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना प्लीज़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, गुडियर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के डैश जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। तो बल्लभगढ़ में किया था मेरे भाई, ठीक है, बल्लभगढ़ में ये किया था, फरीदाबाद के अंदर ये अवस्थित है। प्लांट का स्थान गुडियर इंडिया का मुख्य स्रोत और सबसे पुराना मैन्युफैक्चर प्लांट बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। स्थापना और विकास की बात करूँ तो हालांकि गुडियर ने भारत में अपनी विनिर्माण सुविधा 1961 में बल्लभगढ़ में शुरू की थी, लेकिन 1992 का वर्ष कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुडियर इंडिया लिमिटेड को 1992 में एक विशिष्ट इकाई के रूप में स्थापित सूचीबद्ध किया गया था। दोनों ईयर आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। 1992 एचएसएससी ने क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप 1961 वाला भी याद रखना, ठीक है। 1961 में ही मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो एक विशेष इकाई के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया था वो 1992 था, इसीलिए एचएसएससी ने यहाँ पर 1992 ईयर दिया है मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये ट्रैक्टर के टायर हो गए, बड़े बड़े टायर जो होते हैं ना वो यहीं पर बनाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आज का पार्ट भी हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो है टॉप 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, सारे मैंने जो है ऑफिशियल यहाँ पे आपको बता दिए। नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो सेशन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि जो है एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, अभी नहीं होएगा। आप सभी जानते हैं आज क्या होगी, 2 फरवरी होगी मेरे भाई, ठीक है, 2 फरवरी होगी। क्या कहा जा रहा था जनवरी में, 10 जनवरी से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर क्या लग रहा है भाई, एचएसएससी में हलचल शुरू होगी भाई, एचएसएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया भाई, ये हो गया भाई। ये सिर्फ आपको डराने की चीज़ें होती है मेरे भाई, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, ये सच्चाई है मेरे भाई, याद रखना इस चीज़ को। आपकी जो सच्चाई है ना वो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप में क्या कमी है, और जो कमी आपको बता देगा ना वही आपका सच्चा हितैषी है मेरे भाई, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिटेल से चलते रहो। मुझे भी पता है कि कितना आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसी वे में हम चल रहे हैं। और जो आपका एमसीक्यू का भंडारा लगेगा ना, एमसीक्यू का भंडारा वो भी लगा दूंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। अब वैसे तो उम्मीद है कि 21 मार्च तक जो है आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन इसके डिले होने के पूरे चांसेस है। आपका जो एग्जाम है ना हरियाणा पुलिस का वो अप्रैल में होने के पूरे चांसेस है। क्यों पूरे चांसेस है, एक तो जो है अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, ठीक है, टाइम लगता है भाई हर चीज़ में, ठीक है। अब ये 15 फरवरी से भी स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं 15 फरवरी के बाद से ये पीएमटी पीएसटी स्टार्ट करते हैं, तो 15 दिन तो लगेंगे, मतलब पूरा फरवरी का महीना लग जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट भी डाल लेंगे, उसके बाद अगली तैयारी करेंगे, तो मेरे हिसाब से अप्रैल में जा सकता है, क्योंकि मार्च में क्या है, मार्च में जो है बोर्ड के एग्जाम भी है मेरे भाई, ठीक है। तो अप्रैल में पूरे चांसेस है, और अप्रैल में हो जाता है तो डोंट वरी, इतने अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। और फिर हम जितने सब्जेक्ट, अभी कुछ सब्जेक्टों के तो हमने यहाँ पे एमसीक्यू कर लिए हैं, जैसे कि इंडिया जीके के ये एमसीक्यू चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, हरियाणा जीके के भी कर लिए हैं हमने, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर थ्योरी और जो है
MCQ चले हुए हैं, तो उसके बाद भी जो है MCQ ही MCQ करेंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। MCQ इतने आपको करा दूंगा कि आप थक जाओगे करते करते, कितने MCQ करें मेरे भाई, ठीक है ना। तो पेशेंस बनाए रखो और जैसे दे रहा हूँ ना वैसे ही करते रहो, और सिलेक्शन ऐसे ही होगा मेरे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक हो जाओगे तो जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो भी टूट जाएगी, और जो आपका फोकस है ना वो भी टूट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपका PMT PST होगा, और उसको होने में अभी टाइम है, ठीक है। उसके बाद हम सीरियसली लेंगे, PMT PST शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद हम वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन तब तक आप ऐसे ही डिटेल से पढ़ते रहो, और यकीन मानिएगा अपना फिजिकल की तैयारी करते रहना। आई होप आप अपने फिजिकल की तैयारी बराबर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना फिजिकल को मेरे भाई, ठीक है। फिजिकल में पास हो गए तभी आप रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर जा पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो अपना जो भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, साथ में बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, और अपना स्कोर जरूर बताना कैसा जो है आपका स्कोर रहा, ठीक है। और वर्तमान में एक छोटी सी उपलब्धि मेरे लिए है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, जो कल है हमारा 8,000 का जो है आंकड़ा पार हो चुका है सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो ये सब आप ही की मेहनत है, आप ही की दुआएं हैं भाई, ठीक है। आप ही का प्यार है जो 8,000 सब्सक्राइबर पर मैं पहुंच गया हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, और किसी के लिए हो या फिर ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो है हम हर चीज़ को जो है कवर करते हुए चलेंगे, हर टारगेट को अचीव करते हुए चलेंगे, और हर जो है सफलता को प्राप्त कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा, मेहनत पर ध्यान रखना। बस इतना ही कहूँगा कि मैं अगर 8,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच सकता हूँ ना, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के, तो मैं भाई आगे भी पहुँच सकता हूँ, इससे 80,000 पे भी पहुँच के दिखाऊंगा। और ऐसा ही आपको अपने अंदर बनाना है। अगर आप बिना किसी मेहनत के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हेल्प के सिलेक्शन भी लेके दिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही मोटिवेशन होता है, अपना लगे रहो, बिना किसी इधर उधर देखे, बिना किसी यूट्यूब पर टाइम वेस्ट किए, अपना मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, जो कुछ होगा वो बाद की बातें मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।